शाह फैसल में फायर ब्रिगेड के शहीद होने वाले 3 फायरमैन्स की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहीद मुलाजमीन के तीनों खानदानों में एक एक नौकरी देने का यकीन दिलाया, जबकि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नेम रहमान ने शहदा के बच्चों की तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का मामला। 3 फायर ब्रिगेड के शहीद मुलाजमीन खालिद शहजाद, मोहसिन शरीफ और मोहम्मद अफजाल की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मोहम्मद हुसैन समेत इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन हमारे हीरो हैं। शहदा के लवाहिकीन में से किसी एक को नौकरी दी जाएगी, हम उनके साथ खड़े हैं। जो शहदा हमारे हैं उनकी तमाम तर उनकी फैमिली को सपोर्ट करेगी, उनकी जो कंपनसेशन है उसको करेगी, तमाम चीज़ें जितनी हमसे हुआ उससे ज़्यादा चीज़ें करेंगी। डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना था कि फायर रिस्क अलाउंस का मसला चल रहा है, जिसे हल करने के लिए सिंध हुकूमत से राब्ते में हैं। हम चाहते हैं लोगों को उनका हक मिले। तो ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई है, इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ों को, और मैंने सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज को हिदायत की है अभी कि आज ही उसकी नोट शीट वगैरह तैयार करें और पुट करें। इंशाल्लाह मैं उसको फॉलो करूँगा। उसके बाद जिस तरह मैंने पहले कहा, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम मैं ऐसे तरीके से तकमील की तरफ पहुँचाऊँगा। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान ने शहदा के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। जो लोग दुनिया से चले गए, इनके बच्चों की तालीमी किफ़ालत की जिम्मेदारी जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला अदा करेगी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तौफीक दी। हमारी कोई बड़ाई नहीं है, इंशाअल्लाह लोगों के साथ मिलकर इन बच्चों के सर पे हाथ रखेंगे। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तीनों शहीद होने वाले फायरमैन्स के जस्ते खाकी को इस्लामपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध फराज आबिद लाखानी की जानिब से मीडिया नुमाइंदों और एंकर पर्सन के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। तफसील बताएंगे शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं डिफेंस के इलाके में, और इफ्तार का एहतमाम फराज आबिद लखानी साहब की जानिब से आज किया गया। स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम हैं, उनकी जानिब से जो है वो मीडिया, समाजी और सियासी शख्सियात को आज यहाँ पे मदऊ किया गया। इस वक्त हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम जो है वो फराज आबिद साहब मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा फराज साहब, आज इफ्तारी का एहतमाम क्या कहेंगे? एक घुलने मिलने का मौका होता है इस तरीके के इवेंट। जी बेशक, ये जो है ना हमने रखा है इवेंट, मीडिया वालों के लिए रखा था, और आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, ये आप लोगों की मेहरबानी है। और इधर हमने जो है ना एहतमाम किया हर चीज़ का, सबसे मुलाकात हो। और रमज़ान के महीने में तो यही है कि एक अफ्तारी ही एक टाइम होता है जिस टाइम पे सबको मदऊ किया जा सकता है, मुलाकात करके एक साथ खाने के टेबल पे हम खाना एंजॉय कर सकते हैं। सियासी सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त कराची के जो हालात हैं उसमें इस तरीके की गेट टुगेदर करना और मीडिया से इंटरेक्शन करना कितना जो है वो फ़ायदेमंद है, और सियासत के लिए बेहतरी कितनी अच्छी है? देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की अगर जब बात करेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ नॉट ड्यू टू द फैक्ट ऑफ एनी अदर रीज़न, जस्ट एक ही रीज़न है उसका, आई के इमरान खान। उसने जब से उसकी हुकूमत गई है, कायनी ऐवान के थ्रू गई है ना, कोई अलग तरीके से तो नहीं हटाई गई भाई। उसके नंबर्स पूरे नहीं थे तो उसकी हुकूमत गई, इसके बाद से वो इंस्टेबिलिटी कर रहा है। तब से लेके आज तक हर दूसरी जगह पे वो कोई ना कोई ऐसा चीज़ करता है जिससे इंस्टेबिलिटी आए। जी बिल्कुल, देखें फराज आबिद लखानी साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना था कि आज का ये मौका जो है वो एक साथ बैठने का, और जो माह रमज़ान का महीना है, इसी तरीके से जो है ना घुल मिलने का, बैठने का जो है वो मौका मिलता है, और मीडिया के साथ एक अच्छा जो है वो इंटरेक्शन भी रहा, और उनकी तरफ से जो है वो जो मीडिया पर्सनस हैं उनके लिए इफ्तार का शाया भी दिया गया। जी, इलेक्ट्रिक बस सर्विस इंतज़ामिया ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुसाफिरों से किराए की मद में 100 रुपये लेना शुरू कर दिए हैं। मुसाफिरों के मुताबिक कंडक्टर्स अपनी मर्जी से किराया ले रहे हैं। ईवी बस सर्विस इंतजामिया ने अपना कानून बना लिया। हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस और ईवी बस का किराया 50 रुपए तय कर रखा है, लेकिन कंडक्टर्स मुसाफिरों से 100 रुपए वसूली करने लगे। आज ईवी बस के पहले रूट का मलिर कैंट के अंदर से आगाज किया गया है। रूट 1 मलिर कैंट के अंदर से डॉल्बिन मॉल क्लिफ्टन तक जाएगा। इंतजामिया ने 44 किलोमीटर के रूट पर 100 रुपए किराया तय किया है। ईवी बस के रूट 1 का किराया ड्रिग रोड से डॉल्बिन मॉल क्लिफ्टन तक 50 रुपए ही
दी है, लेकिन कंडक्टर्स मनमानी कर रहे हैं। रिंग रोड स्टॉप से बैठी और मैं गोल्ड मार्क के आगे जो है वो स्टॉप पे वहाँ पे उतरी थी और किराया जो मुझसे लिया गया वो 100 रुपये लिए गए। ना सिर्फ मुझसे, मेरे साथ जो दीगर पैसेंजर्स थे मेल फीमेल सबसे 100 रुपये वसूल किए गए और कंडक्टर और ड्राइवर का बार बार यही कहना था कि हमने नहीं किया, ये इंतज़ामिया की जानिब से किया गया, आप हमें कुछ नहीं कह सकते। मैंने अभी तो 50 रुपये किराया दिया है इनको, लेकिन इन्होंने बोला है सुबह भी मैं आया था और अभी भी जा रहा हूँ, तो इन्होंने जो कंडक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि आज तक 50 रुपये और कल से जो है 100 रुपये किराया हो जाएगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि एक बस सर्विस अगर अवामी सहूलत के लिए शुरू की गई है तो इसकी अफादियत कम न की जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, CT21। कराची के नौजवानों का ऐसा इकदाम, फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी मुफ्त बाजार लगाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन अब्दुल्ला एहसान कहते हैं पूरी फैमिली को जूते, कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी मुफ्त फराहम की जाएंगी। तफसीलात बताएंगे इक़्तिदार अनवर। रमज़ान का महीना रुखसत होने को है और अब बाज़ारों में ईद की ख़रीदारी का रश लग गया है। ऐसे में कराची के नौजवानों पर मुश्तमिल एक NGO फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो सफ़ेद पोशों और ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त ईद बाज़ार का इनेकाद कर रही है, जो कि 3 दिन तक जारी रहेगा और यहाँ पर हर चीज़ मुफ्त मैसर आएगी। ये मंसूबा क्या है, ये बात जानने के लिए हम पहुँचे हैं अब्दुल्ला साहब के पास, जो कि फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी के सरबराह भी हैं। जी अब्दुल्ला साहब, क्या मंसूबा ये आपने बनाया? देखें, 2020 के लॉकडाउन से, जो कोविड का लॉकडाउन था, वहाँ से ये ईद बाज़ार फ्री मुफ्त ईद बाज़ार का कॉन्सेप्ट हमने इनिशिएट किया था कराची वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो ईद की शॉपिंग नहीं कर पाती हैं। तो नए जोड़े, नए चप्पल, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये जितनी भी जो ईद के लवाज़मात हैं जो फैमिलीज़ को चाहिए होते हैं, वो हम यहाँ पर ईद बाज़ार में मुफ्त फराहम करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज़ के अंदर, जैसे एक शॉपिंग मॉल होता है वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है। वो फ्री तो लेते हैं लेकिन वो टोकन के अगेंस्ट में अपनी मनपसंदीदा चीज़ें ख़रीद सकते हैं वहाँ पर। जो उनकी फैमिली है जिनको हमने बुलाया होगा वो आकर के वहाँ पर मुफ्त शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल्ला साहब जो कि बता रहे थे कि सफ़ेद पोशों और ज़रूरतमंदों के लिए ऐसा मुफ्त ईद बाज़ार लगाया जा रहा है जहां वो टोकन लेकर अपनी मर्ज़ी से अपने मनपसंद मलबूसात, जूते और दीगर अशिया जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो कराची के नौजवान ईद के मौके पर भी ज़रूरतमंदों की मदद से पीछे नहीं हटे और इस बात का अज़म किए हुए हैं कि उन्हें ईद की खुशियों में शामिल करेंगे। जी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन मुतालबात के हक़ में डट गए। शहर कायद ने मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में हड़ताल की धमकी दे दी। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल, शहर कायद में आटे के संगीन बहरान का खदशा पैदा हो गया है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हुकूमत को रात 8 बजे तक की डेडलाइन दे दी है। उनका ये कहना है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो पूरे शहर में जो है वो मिल बंद कर दी जाएगी। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी आमिर साहब हैं। सर बताइएगा, आटा तो शहर में महंगे दामों मिल ही रहा है, अब आप हड़ताल पर भी जा रहे हैं, तो सूरत किस तरफ जाएगी? देखिए, हड़ताल पे हम इस तरह नहीं जा रहे कि हम हड़ताल कर देंगे। हड़ताल वैसे ही हो चुकी है हमारी 70-75 मिलें वैसे ही बंद हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी जो मिलें हमारी वो एक आध दिन में बंद होने वाली हैं। गंदम इंटीरियर से कराची आ नहीं रही है, तो आप उसको हड़ताल ही समझे ना। अब हम मिलों पे बैठ के क्या करेंगे, गंदम तो आएगी नहीं, तो आप हड़ताल का नाम दे दें उसको। ये मसला है सिर्फ। गंदम जब तक सिंध से नहीं आएगी, गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे, गंदम नहीं छोड़ेगी, तो कराची में आप ये समझें कि आटे का बुरान है शदीद। हुकूमत से बात हो रही है लेकिन उसको सिंसियर नहीं लिया जा रहा है। हर बात को जो है बस वो बातों में उड़ाया जा रहा है, सिंसियरिटी नहीं आ रही है दूसरी तरफ से। जी बिल्कुल, चौधरी आमिर अब्दुल्ला का यही कहना है कि हुकूमत ने जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। हम जो है वो रात 8 बजे तक की डेडलाइन देते हैं, अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो पूरे शहर में जो है वो मिल्स बंद कर दी जाएंगी। उनका ये कहना है कि अंदरून सिंध में जो है वो तकरीबन 13 से 14 चेक पोस्टें कायम की गई है, जहाँ पर लाखों रुपये का भत्ता वसूल किया जा रहा है, जिसके बाइस कराची के शहरियों को महंगी गंदम खरीदनी पड़ रही है। जी। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए ज़कात फ़याज़ अली भट्ट की हिदायत पर सिंध बैंक से ज़कात कार्ड का इजरा शुरू कर दिया। फ़याज़ अली भट्ट का कहना है कि पहले मरहले में 40,000 ज़कात मुस्तहीक़ीन को ये कार्ड दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए ज़कात फ़याज़ अली भट्ट की हिदायत पर सिंध बैंक से ज़कात कार्ड का इजरा शुरू हो गया है। मुशीर ज़कात फ़याज़ अली भट्ट का कहना है पहले मरहले में 40,000 ज़कात मुस्तहीक़ीन को ये कार्ड दिए जा रहे हैं और शफाफियत को बरकरार रखने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। फ़याज़ भट्ट ने कहा कि ये ज़कात कार्ड सूबे भर में सिंध बैंक की शाखों से इजरा किए गए हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खिताब किया, आइए आपको भी दिखाते हैं।
मुफ्ती तारिक मसूद साहब का इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि आज उन्होंने यहाँ गवर्नर हाउस आकर गवर्नर हाउस को इज़्ज़त बख्शी और आज आके जो उन्होंने बयान किया है, मैं समझता हूँ उस बयान में से अगर हम एक या दो बातें भी अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें तो हमारे जो इस वक्त के माशी हालात हैं और माशरती हालात हैं, दोनों में इंशाअल्लाह ताला बदलाव ज़रूर आएगा। मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ गवर्नर हाउस में जितने भी लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, ये सब मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन माएँ बेटियाँ बहनें, और आखिरी रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा, सारी रहेगा। बड़ी रात आज भी है, ताक रातें शुरू हैं। जो भी अल्लाह ताला आपके दिल में डाले, लेकिन एक बात ज़रूर जिसकी दुआ करनी है वो है कि वतन पाकिस्तान है, इसके लिए हम सब ने दुआ करनी है, क्योंकि ये वतन है तो हम हैं, ये सूबा, ये शहर, ये शनाख्त, क्योंकि हम कौमियतों में और फ़िरक़ों में इतने बट गए हैं कि हम अपने वतन को पीछे छोड़ गए हैं। और आज पाकिस्तान माशी तौर पे इतना गरीब हो गया है और अमीर जो था वो इतना अमीर हो गया है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक मेरे मुल्क का जो गरीब है ये अमीर नहीं होगा तो ये मुल्क अमीर नहीं हो सकता। आज जब मुफ्ती रहीम साहब यहाँ आ रहे थे तो मुझे मेरी बेगम साहिबा ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं भी यहाँ आके बैठूंगी और मुफ्ती साहब का बयान सुनूंगी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा इतने लोग रोज़ाना आ रहे हैं, आज ही तुमने क्यों फ़ोन किया? तो फिर पता चला एडीसी साहब की मिसेज़ ने भी मिसेज़ को फ़ोन किया। तो आज पूरी बेगमात जो हैं वो बहुत हाई अलर्ट है मुफ्ती साहब की यहाँ मौजूदगी में, और पीछे आगे बंदे भी खड़े किए हुए हैं कि कोई ऐसा बयान मुफ्ती साहब आज ना दे दें। तो लेकिन मैं अपनी बेगम को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं बाकी सारी बातें मुफ्ती साहब की मानूंगा, लेकिन दूसरी और तीसरी शादी वाली बात जो है वो इतनी आसानी से मैं नहीं मानूंगा। तो इसलिए परेशान ना हो। आप सबका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बहादुराबाद चार मीनार के करीब शहरी की ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बदतमीजी की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्रैफिक एहलकार ने गलत पार्किंग पर शहरी का चालान किया था, ताहम अब तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में ना आ सकी। बहादुराबाद चार मीनार के करीब शहरी की ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बदतमीजी की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ट्रैफिक एहलकार ने गलत पार्किंग पर शहरी का चालान किया था, ताहम अब तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। रमज़ान अल मुबारक के तीसरे अशरे में शहर में गर्मी बढ़ गई। गर्मी से बचने के लिए मारूफ हर्बलस शाह नज़ीर ने आसान तरीका बता दिया, जिसे बच्चे, बड़े और डायबिटीज़ के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरी हो जाए तैयार, रवा हफ्ते गर्मी खूब इम्तिहान लेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के ज्यादा दबाव के बायस मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत में बदतदरीज इजाफे का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और गर्मी की वजह से जिस्म निढाल हो जाता है। यही वजह है कि माहिरीन ज्यादा पानी पीने का मशवरा देते हैं, मगर ऐसे मुतादिद तरीके भी मौजूद हैं जिससे आप जिस्म को गर्मी के असर से बचा सकते हैं। हर्बलिस्ट शाह नज़ीर ने गर्मी से बचने का आसान तरीका बता दिया, जिसे ज़ियाबतीस के मरीज भी बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद कतीरा और तुख मलंगा एक चम्मच पानी में मिलाकर पिएं और गर्मी से बचें। जिस तरह गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो इसको आप अपने घर में रहते हुए अपनी शिद्दत को किस तरीके से कम कर सकते हैं। आपने लेना है गोंद कतीरा और तुख में बालंगा, ये दोनों को एक एक चम्मच एक गिलास पानी में भिगो दें 1 घंटे के लिए। उसके बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें। इसमें कोई भी फ्लेवर, आप कोई भी लाल मशरूब भी डाल सकते हैं, तो वो आप पी लिया करें। तो आप देखिएगा आपकी गर्मी की शिद्दत आस्ते आस्ते आपको महसूस होना कम हो जाएगी। ये अज्जा गर्मी में बेहाल होने के बाद जिस्म की कुदरती तवानाई को बहाल करते हैं। ऐसी ग़िज़ाओं की कमी नहीं जिनमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जैसे खरबूज,
तरबूजा और खीरा जो इस मौसम में बासानी दस्तयाब हैं। इसी तरह दही का इस्तेमाल भी जिस्म को ठंडा रखने में मदद फराहम करता है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई ने बाज़ारों की रौनकें मांद कर दी। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा होने के बावजूद बाज़ारों में गुज़श्ता बरस की निस्बत रश कम दिखाई दे रहा है। महंगाई का सुनामी खुशियों को बहा कर ले जाने लगा। रमज़ान अपने अख्तिताम के करीब बढ़ने लगा। बाज़ारों में ताजिर खरीदारों की ताहाल राह तक रहे हैं। ज़ैनब मार्केट पर मौजूद दुकानदारों ने शिकवा किया कि महंगाई ने काम को मुतासिर कर दिया। हज़ारों रुपए दुकानों का किराया दे रहे हैं, आमदनी फिर भी नहीं हो रही। गुज़श्ता बरस रमज़ान में मार्केट में बहुत रश था। प्राइस तो कम नहीं कर सकते ना, एक पीस हमारा 2000 का आया तो हमने 2200-2300 का तो उसको बेचना है, क्योंकि हमने भी अपनी गाड़ी चलानी है, पेट पालना है, और जो है ना दुकानों के किराए वगैरह सारा हर चीज़ जो है ना उसको भी मेंटेन रखना है। हम 200-400 नफ़ा लेंगे तो वो मेंटेन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक दुकानदार बोले, पहले जो लोग ईद के लिए 2 से 3 सूट खरीदते थे अब एक सूट पर ही इक्तफा कर रहे हैं। 1500 रुपए वाला सूट हमें 3000 रुपए में मिल रहा है, तो 1500 रुपए में कैसे फरोख्त करें। आप पिछले साल का क्लोजिंग आप चेक करें और इस साल की क्लोजिंग में बहुत फ़र्क है। हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि महंगाई कम करे। पहले ये हम लोग बेचते थे 2500 रुपये, अभी कस्टम ही लग रही है 1500-1600 रुपये कस्टम लग रही है। उसके बाद हम 1500 रुपये 2000-2500 कैसे बेचेंगे? 4000 का इसी वजह से तो बेच रहे हैं कि हमारे 2500 होलसेल पड़ रही है, 1500 रुपये कस्टम को देने पड़े। ताजरों के मुताबिक हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि कारोबार बढ़े और शहरी ईद की खुशियाँ भरपूर अंदाज में मना सकें। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर इलियास मेमन ने ईद खरीदारी के मौके पर मार्केट्स में पुलिस की नफरी कम होने का शिकवा कर दिया। बोले, बाजारों में खवातीन पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाए। मार्केटों में ईद की खरीदारी में इजाफा, सिक्योरिटी मसाइल पर ताजिर तशवीश में मुब्तला। सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस इलियास मेमन कहते हैं, पुलिस नफरी की कमी के बाइस मार्केटों में मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन चोरी होने की वारदातें हो रही हैं। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। एडिशनल IG से अपील है कि मार्केटों में फौरी तौर पर नफरी तैनात की जाए। नफरी पुलिस नहीं है, नफरी बहुत कम है। मैं एडिशनल से अपील करता हूँ, IGC से बोलता हूँ, खुदा का वास्ते नफरी हमें दें। तारिक रोड हब है, कराची का तारिक रोड हब है। मार्केटों में ईद शॉपिंग के बाइस रश बढ़ने के साथ हर साल जेब कतरे भी सरगर्म हो जाते हैं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कराची में ईद उल फितर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में ईद बाजार लगने लगे। दी फॉरम मॉल में भी ईद के लिए बाजार लगा दिया गया, जहां ज्वेलरी, कपड़े, अंगूठी, पर्स और दीगर अशिया के स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। तफसीलात बताएंगे सैयद नुमान कुल। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जा रही हैं। शहरी जो है उनके लिए मुख्तलिफ़ मॉल्स में जो है वो बाज़ार लगा दिए गए हैं, ईद बाज़ार लगा दिए गए हैं। इस वक्त मैं दी फोरम मॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर रमज़ान फेस्टिवल 2023 का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे इस जानिब अगर मेरे कैमरामैन काशिफ़ आपको दिखाएँ तो ये ज्वेलरी का स्टॉल है, इसके बराबर में जो है वो कपड़ों का स्टॉल है, और फिर जो है वो पर्स हैं और बेल्ट्स के स्टॉल लगे हुए हैं, फिर ज्वेलरी का स्टॉल है, और फिर जो है वो बच्चों के कपड़े, और पीछे जो है वो कपड़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर जो शहरी हैं वो अब उनके लिए बाज़ार लगा दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है। मुझे बताइएगा ज़रा, ये जो स्टॉल्स हैं कितने जो है वो लगने चाहिए मॉल्स में, कितने ज़रूरी होते हैं ये ऐसे बाज़ार? लगने चाहिए, क्योंकि बहुत आसानी होती है। अब इधर उधर कहीं जाएं तो ये एक जगह अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको बहुत आसानी से, तो फिर कन्वीनियंट हो जाता है ना लेने में। के नीचे आपको एक छत के नीचे आपको ज्वेलरी भी, कपड़े भी, यानी वैरायटी मिल जाती है हर चीज़ की। जी, क्या है ये मुझे बताइए ज़रा। अच्छा, ये हमारी स्पेशलिटी है U&I की, और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे तो सब काम करते हैं, मगर हुरूफ तहज्जी जो पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज है उस पे काम नहीं होता। तो हमने इस पे काम किया है। इसमें आपको सारे लेटर्स मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिसका नाम जिससे आता है, हा, काफ, मीम, इस तरह के आपको सारे लेटर्स मिलेंगे। बाकी गोल्ड प्लेटेड है, हैंड क्राफ्टेड है। इनकी कीमतें क्या हैं? इनकी कीमतें स्टार्ट होती हैं 1000 से लेके फिर अप टू यकीनी तौर पर शहरियों की आसानी के लिए एक छत तले ये तमाम चीज़ें के स्टॉल्स जो है वो दी फोरम मॉल में लगा दिए गए हैं, और अब से कुछ देर बाद जब शहरियों की तादाद यहाँ पर मौजूद होगी तो वो भी जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो मुनासिब कीमतों पर मिल रही हैं उनसे जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। जी।
ضلع کماڑی کے علی محمد گوٹ میں زہریلی گیس سے 18 اموات کے واقعے کے تقریباً 3.5 ماہ بعد ڈپٹی کمشنر کماڑی مختار ابڑو لواحقین سے تعزیت کے لیے پہنچے۔ عدالتی احکامات کے بعد علاقے میں قائم تمام غیر قانونی فیکٹریوں کو بند کر دیا۔ کراچی کے ضلع کماڑی علی محمد گوٹ میں زہریلی گیس سے 18 اموات کا معاملہ ڈپٹی کمشنر کماڑی مختار ابڑو کو 3.5 ماہ بعد لواحقین سے تعزیت کا خیال آ گیا۔ مختار ابڑو نے علی محمد گوٹ پہنچ کر لواحقین سے تعزیت کی۔ ڈپٹی کمشنر کماڑی نے یقین دہانی کرائی کہ عدالتی احکامات کے بعد علاقے میں قائم تمام غیر قانونی فیکٹریوں کو بند کر دیا گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا وہ عدالت اور ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ جب سے فیکٹریوں کو سیل کیا گیا علاقے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جب سے فیکٹریاں بند ہوئی ہیں اس ٹائم سے آج تک اموات کا سلسلہ بھی بند ہوا ہے۔ اس ٹائم آج جو ڈپٹی کمشنر صاحب ڈسٹرکٹ کماڑی آیا تھا اس نے بولا جو بھی غیر قانونی چل رہی تھی اس کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے بند کریں گے۔ یہ جو جتنی غیر قانونی فیکٹریاں ہیں انلیگل ان پہ ایکشن اٹھانے کا بھی وعدہ کیا کہ بھئی میں ان کو اپنا جو ہے غیر قانونی جو بھی انلیگل فیکٹریاں ہیں ان کو ہم لوگ ختم کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر کماڑی نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لواحقین کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ کراچی کی مردم شماری پر ایم کیو ایم کے تحفظات برقرار ہیں۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے 32,000 عمارتوں میں مردم شماری کا عملہ نہ جانے کا دعویٰ کیا۔ بولے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم سے ملاقات کر چکے ہیں۔ کراچی کی آبادی کو 1,43,00,000 دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادارہ شماریات بھی ہماری شکایتوں کو جائز مان رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے کراچی کی مردم شماری پر سوال اٹھا دیے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی پر تنقید کے تیر بھی برسا دیے۔ بہادر آباد مرکز سے متصل پارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کی نسل کشی کو روکنے کا مقدمہ ایم کیو ایم لڑ رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے معاملے پر کسی حکومتی شخصیت سے ملاقات نہیں کی۔ حافظ نعیم اس وقت جاگے جب ہمارا #، ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا۔ منافقانہ سیاست کا سلسلہ فوری بند ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا کہ 32,000 ایسی عمارتیں ہیں جہاں مردم شماری کا عملہ نہیں پہنچ سکا۔ ایسے نتائج ہرگز تسلیم نہیں کریں گے جسے ادارہ شماریات خود بھی نہیں مان رہا۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جو سینسس کے حوالے سے مردم شماری کے حوالے سے ہم نے نہ کھٹکھٹایا ہو۔ تو یہ مردم شماری کرنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ 32,000 ہم نے ہائی رائزز ہمارے نہیں گنے گا صحیح طریقے سے۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ 7,000 بلاکس کو صحیح نہیں گنا گیا۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ 860 ایسے بلاکس ہوں جہاں پر ایک بندہ رہ رہا ہو گھر میں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ کس کی کوششوں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری کوششوں سے کہہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے نادرا کو خط لکھ کر کراچی کا ڈیٹا مانگا تھا۔ نادرا سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق کراچی کے پتے پر 101,91,00,000 شناختی کارڈ اور بے فارم ہیں۔ یہ ہماری آبادی 3,10,00,000 3 کروڑ سے کم کی، بھائی 1,90,00,000 تو نادرا بتا رہی نا ہے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو ہم یہ 1,43,00,000 جو کراچی کی آبادی بتائی جا رہی ہے، ہم کیا جو گننے والے وہ خود نہیں مان رہے۔ ایم کیو ایم رہنما کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے، درست مردم شماری کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین حارث علی کے ہمراہ شعیب مختار، سٹی 21۔ کراچی کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو مردم شماری کے نتائج پر اعتراضات مزید بڑھ گئے۔ شاہراہوں پر بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ مردم شماری کی مدت میں صرف 2 دن رہ گئے۔ ادارہ شماریات نے مردم شماری کی مدت میں توسیع سمیت مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ کراچی کی مردم شماری پر پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے پھر تحفظات سامنے آ گئے۔ دوسری جانب وفاقی ادارہ شماریات کے دفتر میں اجلاس ہوا جس میں تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات کے ترجمان سرور گوندل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کراچی کی 32,000 کثیر المنزلہ عمارتوں کی گنتی نہیں ہو سکی۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کہتے ہیں مردم شماری پر تحفظات برقرار ہیں۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے درست گنتی نہیں ہوئی تو نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری بہت بڑا فراڈ ہے۔ سابق گورنر اسماعیل کہتے ہیں ایم کیو ایم کو مبارک ہو، کراچی کی آبادی 20 لاکھ کم ہو گئی۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد نے کہا کہ لائنز ایریا کی یوزز کے بلدیاتی مسائل مرحلہ وار دور کیے جائیں گے۔ گلیوں کو پیور بلاکس کی مدد سے پختہ کرنے کے کام کے ساتھ سیوریج مسائل حل کر رہے ہیں۔
خاص طور پر عبادت گاہوں کے اطراف DMC ایسٹ اضافی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے UC9 لائنز ایریا میں پیور بلاکس کی مدد سے گلیوں کی بہتری اور تھانوی مسجد کے اطراف شجرکاری مہم کے دوران افسران اور رہائشیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ ان کے ہمراہ فوکل پرسن امتیاز بھٹو، ڈائریکٹر توقیر عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر DM ارشاد علی اور دیگر موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر سید شکیل احمد نے کہا کہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے لائنز ایریا کی تاریخی تھانوی مسجد کے اطراف کا بھی معائنہ کیا اور مسجد کے اطراف پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ لائنز ایریا کے مکینوں نے ترقیاتی کام کی انجام دہی پر ایڈمنسٹریٹر سید شکیل احمد کی کاوشوں کو سراہا کہ محکمہ برائے اسکول تعلیم میں اندھیر نگری چوپٹ راج برقرار ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے چیف سیکرٹری کے اختیارات کو استعمال کر کے تقرر و تبادلے شروع کر دیے ہیں۔ محکمہ اسکول تعلیم نے چیف سیکرٹری کی منظوری کے بغیر 18 گریڈ کی ڈپٹی ڈائریکٹر انسپیکشن رجسٹریشن نجی اسکول حیدرآباد نصرت پروین سہیتوں کا تبادلہ کر کے 19 گریڈ کی پوسٹ پر ڈائریکٹر ٹیکنیکل سندھ ٹیکسٹ بورڈ تعینات کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول تعلیم کے سیکشن افسر G3 اشفاق احمد سومرو کے دستخط سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم نے نوٹیفیکیشن کو خفیہ رکھا ہے۔ قانون کے مطابق 18 گریڈ سے اوپر کے تقرر تبادلے چیف سیکرٹری کی منظوری سے ہوتے ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن جاری کرتا ہے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سندھ نے رواں مالی سال جولائی 2022 سے مارچ 2023 تک مجموعی طور پر 95 ارب 40 کروڑ 53 لاکھ روپے ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سندھ نے رواں مالی سال میں ٹیکس وصولی کی تفصیلات جاری کر دیں۔ 9 ماہ میں موٹر وہیکل ٹیکس کی مد میں 8 ارب 3 کروڑ، انفراسٹرکچر کی مد میں 82 ارب 15 کروڑ روپے اکٹھے کیے گئے۔ پروفیشنل ٹیکس کی مد میں 40 کروڑ، کاٹن فیس کی مد میں 33,80,000 اور بقیہ رقم دیگر ٹیکسز کی مد میں وصول کی گئی۔ صوبائی وزیر برائے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسداد منشیات مکیش چاولہ نے ٹیکسز کی وصولی کی صورتحال پر اظہار اطمینان کیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ رواں مالی سال کے اختتام سے قبل ہی ٹیکس اہداف حاصل کر لیں گے۔ مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ ٹیکس نادہندگان آن لائن ٹیکس جمع کروانے کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ آٹو سیکٹر ایک سال میں مشکلات بڑھنے کی وجہ سے بیٹھ گیا۔ آٹو سیکٹر ماہر مسعود خان کے مطابق مارچ 2022 کے مقابلے رواں برس کے تیسرے ماہ میں گاڑیوں کی فروخت 66% گھٹ گئیں۔ ایک سال سے جاری سیاسی غیر یقینی صورتحال نے معیشت پر شدید منفی اثرات ڈالے ہیں۔ آٹو سیکٹر بھی معاشی بدحالی کے نرغے میں، گاڑیوں کی فروخت میں بڑی کمی آ گئی۔ فروخت کے عدد و شمار نے پول کھول دیا۔ رپورٹ کے مطابق مارچ 22 کے مقابلے مارچ 23 میں گاڑیوں کی فروخت میں 66% کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ مارچ کے 27,202 یونٹ کے مقابلے رواں سال مارچ میں 9,351 یونٹ ہی فروخت ہو سکے۔ رواں مالی سال 9 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت 47% کمی سے 1,09,466 رہی، جو گزشتہ مالی سال 9 ماہ میں 2,05,452 تھی، جبکہ رواں برس فروری کے مقابلے مارچ میں گاڑیوں کی فروخت 61% کا اضافہ ہوا۔ فروری کے 5,792 یونٹس کے مقابلے مارچ میں 9,351 یونٹس فروخت ہوئے۔ آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین مسعود خان نے صورتحال کو سنگین قرار دے دیا۔ کہا کہ سیکٹر کی تباہی کی ذمہ داری سیاسی غیر یقینی صورتحال اور ڈالر کی قلت ہے۔ سب سے بڑی چیز جو پچھلے 12 منتھس میں ہم نے دیکھی وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، جو کہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ لوگ کنفیوز ہیں، ڈیسیشنز نہیں لے پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی اکنامی کو ہٹ ہو رہا ہے۔ آٹو سیکٹر ماہرین کے مطابق شرح سود اور سیل ٹیکس بڑھنے سمیت کام مال نہ ہونے سے گاڑیاں بنانے والے اپنے پلانٹ عارضی طور پر بند کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کنٹینیوٹی رہتی ہے، اور یہ اگر میں کہتا ہوں کہ 45% اور بلو ہو جاتا ہے، اگر ہمارا 40% یا 35%، ایسی سچویشنز میں دسمبر تک آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ خطرہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرپرینیورز وہ ختم ہو جائیں گے۔ آٹو سیکٹر ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اس سال دسمبر تک صورتحال اچھی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ کیمرامین شکیل کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ IMF مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا ڈائریکٹر کا پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے جلد ہونے کی تصدیق کرنے پر روپے پر پریشر کم ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 71 پیسے سستا ہو کر 285 روپے سے نیچے آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے سستا ہو گیا۔ روپے کی قدر میں بہتری، ڈالر کمزور ہونے لگا۔ IMF مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا ڈائریکٹر کا پاکستان کے ساتھ جلد اسٹاف لیول معاہدے ہونے کی تصدیق کرنے کی خبر کو مثبت لیا گیا۔
साथ ही यूएई की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देने की खबरों की वजह से भी एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.71 सस्ता होकर $284.91 पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमेरिकी डॉलर $2 सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹294 से कम होकर ₹292 तक गिर गया। इसी तरह यूरो 50 पैसे कमी से $314.50 का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानी पाउंड ₹1 कमी से $361 और मारती धर्म 20 पैसे इजाफे से $79.80 और सऊदी रियाल 70 पैसे सस्ता होकर $76.80 का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। IG सिंध गुलाम नबी मेमन से सूबाई वजीर बराए विमेन डेवलपमेंट शहरा रजा की मुलाकात हुई है, जिसमें उनके महकमे से मुतालिक पुलिस के पास ज़ेरे इल्तवा केसेस पर बातचीत की गई। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कराची IG सिंध गुलाम नबी मेमन से सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में सूबाई वजीर बराए विमेन डेवलपमेंट सैयद शहरा रजा ने मुलाकात की और इसमें बताया गया है कि महकमे के तहत सिंध पुलिस के पास ज़ेरे इल्तिवा इश्यूज और दीगर मामला जो है जिसमें तफसीली बातचीत की गई है। सूबाई वजीर ने बताया कि डिपार्टमेंट के तहत वुमेन कंप्लेंट सेल, दारुल अमान, इसी तरीके से 23 खवातीन और बच्चियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और मामला के हल के लिए सरगर्म अमल है और इस हवाले से दरकार पुलिस की मदद और ताउन की एक अहम ज़रूरत है। इसी तरीके से इसमें एडिशनल IG कराची जावेद आलम उदो ने बताया कि पुलिस के तहत काम करने वाले तमाम शहरी इलाके के इंचार्ज को बाकायदा हिदायत जारी कर दी है कि वुमेन डेवलपमेंट से मुतालिक मुस्तकिल रवाबित को यकीनी बनाएं ताकि खवातीन और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनके खिलाफ होने वाले जराइम की रोकथाम को भी जो है यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हवाले से मसाइल के हर वक्त शेयरिंग और उन्हें फॉलो करने के संबंध में व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है तश्कील दिया जाएगा। जबकि IG सिंध ने सूबाई वज़ीर को यकीन दहानी कराई कि ख़वातीन और बच्चों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हसाले और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ उनके खिलाफ होने वाले जराइम की रोकथाम में पुलिस का हर मुमकिन ताउन करेगी। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम और दरपेश मसाइल और मुश्किलात के बरवक्त हल के लिए न सिर्फ FIR दर्ज की जाए बल्कि मौसर तफ्तीश की बदौलत में जल्द अज जल्द इंसाफ भी जो है फराहम किया जाए। इस मौके पर जो है खवातीन और बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम का डेटा वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से शेयर किया जाए ताकि ऐसे जराइम को रोकथाम के लिए बाहम मिलकर यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से आपको बताऊँ कि इजलास में DIGs हेडक्वार्टर सिंध, एस्टेब्लिशमेंट साउथ, ईस्ट वेस्ट के अलावा वेलफेयर कंप्लेंट। ठीक है शाहजेब हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। मिनी मार्केट सिस्टम में कमी पर स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बैंक्स को एक रोज़ के लिए 361 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी का सामना था, जिस पर स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बैंकों को एक रोज़ के लिए 361 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम कर दिया और बैंक्स फराहम करदा रकम पर एक रोज़ पर सालाना के हिसाब से 21.20% शरह मुनाफा अदा करेंगे। बैरूनी कर्ज की मद में $17 करोड़ अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर $4 अरब 3 करोड़ रह गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हफ्तेवार ज़र मुबादला की ज़खायर की रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मद में $17 करोड़ की अदायगी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर $4 अरब 20 करोड़ से कम होकर $4 अरब 3 करोड़ रह गए। इस दौरान कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर $2.5 करोड़ कमी के बाद $5 अरब 52 करोड़ 60 लाख रह गए, जबकि मुल्की मजमूई ज़खायर $19.5 करोड़ कमी से $9 अरब 56 करोड़ 40 लाख रह गए। अब आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने ईद पर नए नोट जारी ना करने का फैसला कर लिया। करारे नोट ब्लैक में मिलने लगे। बच्चे इस बरस भी ईद से होंगे करारे नोटों से महरूम। स्टेट बैंक ने ईद उल फितर पर नए नोट जारी न करने का फैसला तो कर लिया, मगर ब्लैक मार्केट में नए नोट मिलने लगे। नए नोटों की गड्डी पर 300 से 400 रुपए तक की इजाफी रकम वसूल की जाने लगी। यहाँ ब्लैक मार्केटिंग में 10 रुपए वाला नोट 350-400 रुपए का मिल रहा है एक पैकेट, तो ये कहाँ से आ रहा है? आखिर आप लोग दे रहे हो तो ये आ रहा है ना मार्केट में, बगैर इसके तो नहीं आ रहा। या हम तो प्रिंटिंग मशीन हमने नहीं लगाई भी जो कि यहाँ प्रिंट हो रहा है। स्टेट बैंक के फैसले पर शहरियों ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि नए नोट मिलने चाहिए, क्योंकि ईद पर नए नोट मिलने से बच्चों की खुशी दोबाला हो जाती है। स्टेट बैंक को खास तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि हमें नए नोट दे ताकि हम भी खुश रहे और बच्चों के लिए खुसूसन बच्चे भी खुशी मनाते ईद वाले दिन, ताकि नए नोट हो
साल 21 और 22 में कोविड-19 के बाद से नए नोटों का इजरा रोक दिया गया है। कैमरामैन एहसन यामीन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21 न्यूज़, कराची। आखिरी अशरे का आगाज़ होते ही हर गुजरते दिन के साथ ईद उल फितर की तैयारियां भी तेज़ होती जाती हैं। ऐसे में बड़ों के साथ साथ नन्हे बच्चे और बच्चियां भी वालिदैन के हमरा बाज़ारों का रुख करने लगे। तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि हर गुजरते दिन के साथ ईद उल फितर की तैयारियां रूज पर पहुंचती जा रही हैं और जहां बड़े और जो है वो मर्द हजरात अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वहीं नन्हे बच्चे और बच्चियां भी जो है वो अपने वालिदैन के हमरा बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और अपने पसंदीदा कपड़ों की जानिब मतवज्जा हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बच्चों की दुकान पर ही मौजूद है और ख़रीदार भी हैं, दुकानदार भी हैं। इनसे इनकी राय जानते हैं कि कौन सा ट्रेंड इस साल बच्चों के लिए चल रहा है और बच्चे क्या चीज़ ख़रीदने की ज़िद करें। अच्छा, आप बताइएगा कि पिछले साल क्या फ़ैशन था बच्चों के कपड़ों का और इस साल क्या चल रहा है? पिछले साल के मुताबिक और इस साल के मुताबिक में तो पहली बात तो पीछे से माल नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने पीछे से रेट इतना बढ़ा दिया है जिसकी कोई हद नहीं। जो चीज़ हमारे को पीछे आती थी 400-500 रुपये की, अब वो होल सेल में ही 650 की आ रही है, तो कस्टमर भी इस वजह से परेशान है। बाकी आप खुद देख सकते हो, शॉप पे हर जगह खाली है।